हेलो एवरीवन। तो आज एक इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक होने वाला है। अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने पेज नंबर है। सर मैं ओल्ड सिलेबस का हूं, मैं जाऊं वीडियो छोड़कर? रुक जाइए। कोई जब ओल्ड सिलेबस का था, अंदर से कंटेंट सेम है, थोड़ा सा लेआउट अलग है। चैप्टर 7 उनके पेज नंबर 494 या 474 ऑडिट में होता था सीएमए के, 474 या 494 इन द इंस्टीट्यूट मैट, जो ब्लैक एंड व्हाइट मैट थी। And in the new syllabus, it is basically this chapter 8.1, whatever is the page number, आप देख लीजिएगा। चेंज होता रहता, मेरे पास ट्रेडिशन है 610 वाली, हो सकता है बाद में चेंज भी हो जाए, पर कंटेंट इज द सेम। एंड मैंने कैलकाटा स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ, मेरी मार्क्ड पीडीएफ, हिंदी में बोल रहा हूं, मार्क्ड पीडीएफ ग्रुप में डाला है, ये वाले चैप्टर्स की मार्किंग्स के साथ। तो एक छोटा सा क्लास आज प्लान किया गया था, इजी टॉपिक है, इवन इफ यू हैवंट कम टू द सेंटर, नॉट एन इशू, प्लीज डू द लेआउट। और कई लोग पेन ड्राइव में पहले कर चुके थे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं। स्कूल का ऑडिट करते हैं। नाउ बिफोर यू स्टार्ट द ऑडिट ऑफ अ स्कूल, मुझे ये बताइए, अगर पढ़ने मत जाइएगा, मुझे ये बताइए, एक स्कूल जब बनता है तो आपने सुना है जैसे ये बिरला के स्कूल्स हैं, या कई वो मिशनरी वाले स्कूल हैं, या कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, ये सब कैसे बनते हैं? ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डीड। डोंट रीड ऑल ऑफ यू, जस्ट इंटरैक्ट। एक ट्रस्ट डीड बनता है, और ट्रस्ट डीड के अंदर एक स्कूल का मैनेजिंग कमिटी होता है। वो ट्रस्ट जो क्रिएट किया था, उन्होंने बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, ये स्कूल कैसे कैरी ऑन होगा। ओके, अब एक चीज बताओ, अभी हम सिर्फ स्कूल की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, स्कूल में क्या इनकम आता है? अरे फीस, स्टूडेंट का फीस तो गवर्नमेंट स्कूल में भी आता है। यानी अगर रेवेन्यू के सोर्सेज देखूं, या इनफ्लो ऑफ कैश कहां कहां से, या बैंक में कहां कहां से पैसा आ रहा है, डोंट अंडरलाइन, डोंट गेट टेंस्ड, मैंने तो पेज नंबर्स लिख दिया है। पेज नंबर्स का क्या है, वो तो मिल जाएंगे लाइफ में, पर कॉन्सेप्ट यहां से मिलेगा। तो वापस सुनिए, तो अगर मैं स्कूल की बात करूं, सबसे पहले, अभी कोई बोर्ड मत देखो, सिर्फ इधर उधर की बातें सुनो। रेवेन्यू कहां से आता है स्कूल का? फीस से आता है। तो मैं जब ऑडिटर हूं ना, मैं ये सब चीज देखूंगा अभी थोड़ी देर बाद। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो एक तो होता है जो आप मंथली फीस देते हैं, और एक होता है एडमिशन फीस बोलकर होता है। और कई स्कूल में कॉशन मनी बोल के कुछ लिया जाता है, जब आप यहां से छोड़कर जाएंगे तब रिफंड मिलेगा, प्रोवाइडेड आप वहां कोई बेंची वेंची ना तोड़े हो। तो कॉशन मनी और ये एडमिशन फीस को नॉर्मली हम कैपिटलाइज करते हैं, जो शुरू वाला फीस होता है। एंड फिर जो रेगुलर आपका मंथली फीस होता है, दैट इज योर सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू। अब एक और चीज बताओ, स्कूल में लेट फाइन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप फीस नहीं देते थे, घर से लेके जाते थे, पर आप स्कूल में जमा नहीं देते थे, कई बार ऐसा केस भी याद आ रहा होगा आपको, तो उसकी कुछ अकाउंटिंग होगी। स्कूल में अगर हॉस्टल है तो उसका भी एक अकाउंटिंग होगा, हॉस्टल का, रूम का। यस और नो? स्कूल में और कहां से आता है पैसा बताओ? गवर्नमेंट ग्रांट्स। शहर के प्रसिद्ध लोग भी कई बार स्कूल में डोनेशन देते हैं, फिर उन्हें शॉल उड़ाया जाता है, आपने देखा है? वैसे आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, हमारे घर में जो मेरे ग्रैंडफादर थे, ही इज अ फाउंडर ऑफ अ स्कूल, इट्स सीबीएसई स्कूल इन अगरतला, त्रिपुरा स्टेट में, हिंदी जैन कॉलेज, हिंदी स्कूल, हिंदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी स्कूल से थे। सर कौन सा स्कूल? श्री जैन विद्यालय, कैलकाटा में, आपने सुना होगा। तो द नेम ऑफ द रोड इज ऑल्सो आफ्टर हिज नेम, फूशराज बछावत पथ। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज चेंज द नेम। I am also from a school, but मैं coaching center वाले line में हूँ. So it's a 3 generation basically. Great grandfather, he was the founder of the school, the Fushraj Bachawat. आप Google करोगे तो पता चलेगा. And my grandfather, Shri Hiralal Ji Bachawat, late Shri Hiralal Ji Bachawat, he was also the founder of a school. And I am also involved, yeah, in education since last 22 years. So देखिए, तो मैं बता रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसलिए मुझे ऑडिट बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज हम लोग को सब पता है कि व्हाट हैपेंस इन अ स्कूल। तो अब एक बात बताइए, रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट्स आता है, जैसे हमारी जो अगरतला त्रिपुरा वाली स्कूल है, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स वाली स्कूल है। ऑफ कोर्स ये जो कैलकाटा वाला स्कूल जो है श्री फूशराज बछावत, वो एक ट्रस्ट के अंदर चलता है, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स 99% नहीं है। और हम लोग उसमें अभी मैनेजिंग कमेटी में भी नहीं है, बिकॉज सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, ऑल अंकल एंड एवरीवन इज नाउ इन देयर बिजनेस, सो वी डोंट लुक आफ्टर द स्कूल एनी मोर। वी आर द फाउंडर्स, हमारा नाम है डायरी के फर्स्ट पेज में, वो है, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट स्कूल। मैं कभी गया भी नहीं खुद भी पढ़ने। तो दिस इज द वे हाउ स्कूल ऑपरेट्स। अब देखो, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स आते हैं स्कूल में। स्कूल में खर्चा क्या चीज पर होता होगा, सोचो।
ये बेंच, फर्नीचर, जो लैब के इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ या ना? और स्कूल में खर्चा क्या होगा? टीचर्स को तो पैसा दोगे, अच्छे अच्छे टीचर लाओगे, उनको सैलरी, प्रोविडेंट फंड दोगे, हाँ या ना? पता है ये बहुत इजी है। अगर एग्जाम में आता है यू आर द ऑडिटर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउ विल यू ऑडिट, तो जो आपको मैंने बताया वही आने वाला है, बट थोड़ा तरीका अलग होगा। अच्छा एक चीज और, स्कूल में कुछ प्राइज मनी फंड भी कई बार क्रिएट किया जाता है, वो भी आप देख लोगे। पता जैसे हमारी जो अगरतला वाली स्कूल अभी उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था एक बिल्डिंग का, और आपके अकाउंट्स टीचर बताए होंगे कि जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो कंपनी में कोई सैंक्शन करता है तभी खर्चा हो सकता है, एंड उस खर्चे को कैपिटलाइज करना चाहिए या रेवेन्यू क्या करना चाहिए, तो ये सब आप लिखने वाले हैं। यानी इसको याद नहीं किया जा सकता है, सर हमें नोट्स बनवा दीजिए ऑडिट की, समझा जाता है। तो ये सेम चीज है। तो आइए इसी को मैं अब यहां से पढ़ूंगा। आपके ओल्ड सिलेबस में यहां से पॉइंट फॉर्म में शुरू हो गया था, देखोगे आप वहां एबीसीडी की जगह 1 2 3 4 कुछ लिखा होगा, ऐसे अंशार है, फुल पेज करो। ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस मेरे सामने है, सेम है पर ये बेटर दिया हुआ है। सर हम कौन सा आंसर लिखें, कोई भी लिखो राइट, पर ये मेरे को अच्छा लग रहा है नया वाला किताब, सो आई वांटेड टू यूज दैट। मैंने पीडीएफ भी भेजा है, एक बार मैं ओल्ड वाले में भी नजर डाल लूं। ओ सेम ही तो, एग्जामिन द ट्रस्ट डीड बुलेट फॉर्म में, तो ये पीडीएफ भेजा है मैंने आप लोगों को, यू कैन रेफर इट ऑन लैपटॉप पे चलाना, फोन पे अच्छा नहीं दिखाई देगा, लैपटॉप तो होगा ही सबके पास, तो उस पर आप देख करके कर सकते हो। इसलिए मैंने मार्क करके भेजा बिकॉज सम ऑफ यू आर नॉट हैविंग दिस न्यू सिलेबस, कब वो कभी प्रिंट होके आया नहीं है कई लोगों के पास। तो चलिए मेरे से शुरू से मैं पढ़ना शुरू करता हूं, एक बार फुल पेज रखूंगा ताकि जिनको नहीं है बुक अच्छे से रीड कर सके। बोलते हैं स्कूल या तो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर बनता है, ये एग्जाम में नहीं लिखने की दरकार है, रीड करो बोर्ड मेरे संग, या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी बनता है। अब जेवियर्स टाइप के जो कॉलेज और हैं उनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्पेशल लॉ है उसके अंदर भी बनता है। तो 1 2 और 3 इस पे कोई मार्क्स नहीं है, पर हाँ एक चीज है, ये लिख लेना, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस जो भी है तुम्हारे शायद लिखा हुआ ही है, द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज कैरिड आउट एज पर लॉ, जो उनका कोई यूनिवर्सिटी का लॉ है या जिस एक्ट के अंदर वो बने हैं, और द ट्रस्ट डीड, तो मैंने देखो क्या लिखा है, ऑडिट अकॉर्डिंग टू लॉ और ट्रस्ट डीड, ये है आपके लिखा हुआ। टेल मी, ओल्ड सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट था ये एक जमाने में, यहां पे भी बस वही था। बच्चे पैनिक कर जाते हैं, नोट्स नहीं मिला मैं बर्बाद, विश्वास करो अपने टीचर पर। देखो किस तरह हमने इंस्टीट्यूट मैथ्स के कई चैप्टर्स लॉ में भी जहां दरकार था बहुत अच्छे से एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट मैथ को बेस बना के पढ़ा है। किसी एक नर्वस पॉइंट से डिसीजन मत लो, ट्रस्ट हर रिश्ते में करना चाहिए, चाहे स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन हो या आपके निजी जीवन में भी कोई रिश्ता हो, ट्रस्ट करिए। ओके, सो ऑडिट लॉ या ट्रस्ट डीड के अनुसार हो रहा है क्या, ये आपको देखना है। नंबर 1, डिड यू राइट इट एवरीवन? यानी ऑडिटर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पहली जिम्मेदारी लेआउट कि ऑडिट जो वो कर रहा है वो चेक करेगा कि जिस लॉ के अंदर, अब इसको घर जाके गंदा काम मत करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया आर डिसाइड, ना इधर देखो, एज एन ऑडिटर आई हैव टू चेक दैट the trust deed under which the educational institution was set up, that is complied, terms or the special law under which that university is set up, that is complied. Is it okay? यही पहला पॉइंट है, study the trust deed act under which institution has been established. Okay, so that the requirements, अब इसको अपने वर्ड्स में आप डेवलप कर सकते हो, बट मेन पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, study the trust deed and the rules and regulations. नेक्स्ट देखो, फुल पेज आ जाओ वापस। आप लोग जो रेगुलर ऑडिट की क्लासेस पढ़ते हैं, आपने मेरे मुंह से एक शब्द सुना था लाइफ में कई बार, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये पॉइंट है कि आप उस स्कूल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट करिए। ये हम लोग ऑडिट में हमेशा करते हैं, जो लोग रेगुलरली आ रहे थे, वी स्टडी द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा सामने आ जाओ, दिखेगा बेटर। लिखोगे, ये पॉइंट लिखा है तुम्हारी बुक्स में भी, चेक करिए। पूरा क्यों कॉपी कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, अंडरस्टूड। असेस द इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएट, बस तुम ये लिखो, एक लाइन कॉपी करो अगर बुक नहीं है, इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ दैट स्कूल। कोई मेरे को बता सकता है अगर आप भूल गए हो, व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? नहीं नहीं नहीं,
नहीं, तो वो मिसमैनेज कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिट के फर्स्ट क्लास में सीखे थे। दे आर प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स कि यहाँ पे फ्रॉड एरर नहीं हो, किस तरह सारे एक्टिविटीज मैनेज होने चाहिए। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना भी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि फ्रॉड ना हो, चोरी ना हो, थेफ्ट ना हो। आपके यहाँ परचेज कैसे होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, आपके यहाँ रेवेन्यू कैसे आता है, उस पर भी इंटरनल कंट्रोल क्या है। तो आपको बोला जा रहा है उस स्कूल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखिए। एंड स्कूल में पता है बहुत सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? स्कूल का सबसे पावरफुल आदमी कौन होता है, आपको पता है? बताइए, स्कूल में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? ट्रस्टीज। प्रिंसिपल मत बोलना, प्रिंसिपल तो कठपुतली है। प्रिंसिपल के पास कोई पावर नहीं है, वो तो सेक्रेटरी का भी पांव दबाना पड़ता है उसको। तो देखिए, सी द मिनट बुक लिखो, ये लाइन अगर नो बुक नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बिकॉज आंसर्स है ना, अब ये न्यू सिलेबस की बुक से प्रिंट होके जाएंगे, एकदम लेटेस्ट बुक है इनकी। आंसर्स अब न्यू वाला लिखना बेटर होगा आंसर्स में, बिकॉज ये वाले आंसर्स प्रिंट होके जाएंगे। ये अमेंडेड बुक है, इसमें पुराने ऑडिट में ऐसे 700 10 साल से रॉन्ग आ रहा था, अब पहली बार न्यू सिलेबस में लोग ठीक किए, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है। कई लोग पता है मेरा वाला ऐसे 700 पढ़ के मैसेज कर देते थे मेरे को, यू आर नॉट टीचिंग अस करेक्ट थिंग, हमारी बुक में कुछ और है, वो रॉन्ग है। पर सीएमए के खुद के नए बुक ने नया वाला ऐसे 700 जो मैंने क्लास में पढ़ाया ना आपको, वो स्वीकार कर लिया। तो जीता कौन? मैं जीता हूं। अंडरस्टूड? उनको पता चल गया मेरे को ऑडिट में ये सब अच्छा लगता पढ़ा रहा, उन्होंने डाल दिया असर्शंस और ये सब जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था आपको पहले, वो सब डाल दिया अब न्यू सिलेबस के मैट में। कंसल्ट द मिनट बुक, पूरा नहीं पढ़ोगे। मिनट बुक क्या चीज का मिनट बुक होता है बताओ? मीटिंग्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी, गवर्निंग बॉडी, एक दो लिखने से चलेगा। पक्का एवरीवन? मिनट बुक क्यों पढ़ते हैं बताओ? व्हाई डू वी रीड द मिनट बुक? जो डिसीजन लिया गया है वो ही ना किया गया है ना, कोई अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। चेक करिए, मिनट बुक है ना, इंटरनल कंट्रोल लिख लिया तुम लोग, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिनट बुक मिला और बहुत लॉजिकल लग रहा है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल स्कूल में ना एक बजट बनता है, इस साल हम लोग ये खर्चा करेंगे, इतना कंप्यूटर्स लेंगे। चेक द बजट एलोकेशन टू डिफरेंट हेड्स एंड सी दैट द बजट हैज बीन अप्रूव्ड। चेक कर लो, अगर पॉइंट नहीं लिखा हुआ है तो एक लाइन लिखो। बजट है वर्ड सलोनी, लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं है, बजट है वर्ड। नेक्स्ट डॉट में बजट है ना, लास्ट लाइन में। लिख लो, बजट नहीं है ओल्ड सिलेबस की किताबों में, न्यू में है। एक लाइन लिख लो, चेक द बजट एलोकेशन, बस चेक द बजट एलोकेशन, एक लाइन, पूरा मत लिखना। नहीं नहीं, नो सीक्वेंस, बट लॉजिक यही बोलता है ना, पहले ट्रस्ट डीड देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मिनट्स मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ है, फिर हम इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। लॉजिक तो यही बोलता है, जब भी ऑडिटर चाहता है, अगर आपने बेसिक ऑडिट के क्लासेस पढ़े होंगे, वो पहले क्या चीज स्टडी करता है? इंटरनल कंट्रोल। चेक द बजट एलोकेशन, एक लाइन लिख लीजिए सीएमए के न्यू बुक में, चेक द बजट एलोकेशन, बस इतना लिखने से भी चलेगा, एंड सी वेदर द बजट हैज बीन अप्रूव्ड। तो ये चार बेसिक काम करने के बाद, ये चार बेसिक काम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये चार बेसिक काम करने के बाद कम टू द नेक्स्ट लाइन, इनके पास रिसीट्स कहां से आते हैं? जो मैंने आपको बताया था वही सब लिखा हुआ है। ट्यूशन फीस, जो हर साल की मंथली फीस को बोलते हैं, एडमिशन फीस, अदर फीस में हॉस्टल, क्या मैंने बोला था आपको, और लेट फाइन के बारे में मैंने कुछ बोला था आपको, चेक करिए। एक डॉट में मिला एडमिशन फीस ओल्ड सिलेबस के बुक में, और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, इधर देखो, टैली द काउंटर फॉइल्स फॉर फीस रिसीट विद फीस रजिस्टर, ये तुम्हारे भी बुलेट डॉट बोल के दिया हुआ है, लुक एट द स्क्रीन। ये बेटर है, इनका जो प्रेजेंटेशन है इस बार न्यू सिलेबस के बुक में सेम चीज है, प्रेजेंटेशन सिर्फ चेंज कर दिया है। मैंने इसी को चुना है बिकॉज आई वांटेड कि आंसर्स और बेटर हो सके, और आपके इंस्टीट्यूट का ही है। काउंटर फॉइल्स ऑफ फीस रिसीट मतलब पता है ना, कि एक पोर्शन आपको देता है, आप जमा दे रहे हैं, एक उन लोग रखा है। ये तुम्हारी बुक में भी है काउंटर फॉइल्स वाला पॉइंट, अपने अपने इंस्टीट्यूट मैट में चेक करो। चेक द काउंटर फॉइल्स ऑफ फीस रिसीट, यूज डिफरेंट थिंग्स विद द फीस रजिस्टर, एंड इससे पता चल जाता है कौन टाइम से दिया है। इंक अलग किया मैंने, अगर लेट फाइन हुआ है तो लेट फाइन का चेकिंग हो रहा है, तुम्हारा लैंग्वेज अलग होगा बट चलेगा। लेट फाइन वर्ड दिख रहा है, एरियर्स बोल के मिल रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, कौन सा, कई लोग एडवांस में दे देते हैं साल भर का,
और एक एडमिशन फीस है तुम्हारे बुक्स में भी? नेक्स्ट बुलेट है, बताओ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे लोग भी जो बैठे हुए हैं। एडमिशन चेक एडमिशन फीस हाथ से लिखो। कैपिटल फंड में नॉर्मली जाता है, मैंने बोला था जो शुरुआत में आप देते हैं, ब्रैकेट खोला है मैंने, अनलेस द मैनेजिंग कमिटी हैज टेकन अ डिफरेंट व्यू, कि उन लोग बोल रहे नहीं हम लोग कैपिटल फंड में नहीं देंगे, हम लोग इसी साल के रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे, हो सकता है वहां के ट्रस्ट डीड में कुछ और लिखा हो, ब्रैकेट करो ऐसे ताकि वो अनलेस वाला लाइन मिस नहीं हो। हॉस्टल वाला फीस है आपको, और सारे फीस को कलेक्शन को चेक करते हैं, काउंटर फाइल्स, फॉइल्स एंड रजिस्टर्स। लेट फीस का अलग से भी पॉइंट है आपके भी, लेट पेमेंट वर्ड लिखो, मोटे मार्कर्स यूज मत करो, कलर इंक्स यूज करो। डिड यू गेट दीज वर्ड्स? एक मिनट, स्क्रीन चला गया, आई विल बी बैक। हाँ ठीक कर दे, तुम लोग को आता है इसमें एडजस्ट करके जाना, बाद में कर देना। तो बताओ ये जो मैंने स्टोरी सुनाया था आपको, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, कैपिटल फंड वर्ड अलग इंक से लिखे हो, कैपिटल फंड वर्ड। पता है एग्जाम में एक बार क्या आ गया, सिर्फ पूछता है लेआउट, एग्जाम में पूछता है कि यू आर द ऑडिटर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउ विल यू वेरीफाई द रिसीट्स, तब सिर्फ ये लिखना है, अंडरस्टूड? तब आपको ऊपर वाला नहीं लिखने से भी चलेगा, जिसमें आप क्या पढ़े थे, ट्रस्ट डीड चेक कर रहे थे आप मिनट बुक पढ़ रहे थे, इनका इंटरनल कंट्रोल देख रहे थे, इनका एनुअल बजट देख रहे थे, अप्रूव्ड है क्या, अपने वर्ड्स में आप बना सकते थे, क्योंकि लॉ नहीं है, लॉ में यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन वर्ड्स। ओके, टर्न द पेज। कई लोग को हम फ्री कंसेशन देते हैं कि यार वो स्कूल के गार्डनर का बच्चा था तो उसको अप्रूवल कौन ऑथोराइज किया, कहीं डाइवर्जन ऑफ फंड्स का केस तो नहीं है। और देखो हॉस्टल वाले पैसे मिल गए थे ना, किसी को कॉशन मनी रिफंड करने के पहले पूछते उसका जो भी ड्यूज है वो मिल गया था क्या, है क्या ओल्ड सिलेबस के बुक्स में भी, लाइन से ही है सब। ये सारा रेवेन्यू वाला पॉइंट्स चल रहा है अभी तक। फ्री स्टूडेंटशिप लिखा, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मैंने जो आपको स्टोरी बताया था, डोनेशन फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज भी हो सकता है। और पता है कैलकाटा में कई स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें ओपन लैंड है, जो लोग एग्जीबिशन या मैरिज सेरेमनी के लिए दे देते हैं, तो रेंटल इनकम भी तो एक आएगा मेरा, लैंग्वेज देखो। और पता है स्कूल में फायदा होता है तो उन लोग इन्वेस्ट फंड्स को कहां लगाते हैं, स्कूल में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फंड्स कहां लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह, उस इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न्स आएगा। देखो फुल पेज करो, है आपकी बुक्स में भी। पर एक क्लासिफिकेशन तुम लोग कर लेना कि रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, वो हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। ये हेडिंग देखो वापस, ये सारे पॉइंट्स आपको मिले। कुछ पैसे जो आगे से आगे ट्रस्ट में मिले हुए हैं, लेगेसी के रूप में चले आ रहे हैं, वहां के इन्वेस्टमेंट से भी। अब सुनो, अब यहां 10 पॉइंट है, तुम्हारा 8 भी है तो भी चलेगा। अब एक मिनट इधर आओ, लेआउट करो। तो आज जब शुरू किए थे तो बच्चे डर गए थे, ये न्यू सिलेबस का बुक है, हम क्यों यूज करें, ओल्ड वाले बोलते हैं हम न्यू का क्यों यूज करें, न्यू वाले बोलते हैं हम ओल्ड का क्यों यूज करें, सेम है। तो लुक एट द हेडिंग, यहां हेडिंग दिया वेरीफाई, हाउ टू वेरीफाई रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अगर हेडिंग आए रिसीट रिलेशन में क्या क्या आ रहा है, ट्यूशन फीस, तुमको व्हाइट पेज पर लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शन में लर्न नहीं हो सकता है, एक लड़का टैली की जगह लिख दिया चेक, रॉन्ग हो जाएगा क्या? तो आप समझ रहे, दीज आर द वेज यू कैन चेंज द इंग्लिश। हाँ, टैली, एडमिशन फीस, हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फीस, सेशन फीस, एरियर्स, एडवांस, hostel dues, government grants, donation from private parties, income from letting out, and this one investment income. अब पेमेंट्स देखते हैं, फुल पेज करो डीके जी। पेमेंट्स देखो मैं समझा चुका हूं, तुम भी खोजो, सैलरीज एंड वेजेस, प्रोविडेंट फंड, स्पेशल इवेंट, सेमिनार वेमिनार होता है तो ज्यादा खर्चा हो जाता है, देखो प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कई बार स्कूल के सेमिनार्स के लिए लखनऊ जा रहा है, लमाटनी फॉर बॉयज, कोलकाता से आप लखनऊ जा रहे हैं कोई इवेंट के लिए, मुंबई जा रहे हैं, तो ये सब खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट का खर्चा हुआ है तो उसको कैपिटलाइज करना, बिल्डिंग अगर कुछ बन रहा है तो कैपिटलाइज करना, ग्रांट्स अगर मिला है तो ठीक से यूज हो रहा है क्या, कॉशन मनी का आउटफ्लो चेक करना, भूल से 2 बार तो नहीं कर दिया किसी को कॉशन मनी। ये है क्या आपके बुक्स में भी, सारे हैं क्या लाइन से? बोर्ड देखोगा, बोर्ड देख लो, सिंपल था। तो इसे कभी टेंशन नहीं करना चाहिए, विश्वास बनाए रखो और अच्छा होगा। सर मुझे विश्वास नहीं आप पर, कोई बात नहीं, एक दिन मैं आपका विश्वास जीत लूंगा अच्छे से करवाते करवाते सब कुछ पॉइंट्स।
पर समझ में आ रहा है ना, मतलब अलग इंक लगाओ, एक इंक मत लगाओ। और इसको ना याद मत करना, पहले सैलरी बाद में स्पेशल इवेंट्स, तुमको ब्रॉडली सोचना पड़ेगा। स्कूल को याद करना होगा, स्कूल में क्या होता था। सर स्कूल में तुम ये सब कांड खराबा भी किए, ना 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 वो भूल जाओ, अच्छी अच्छी बातें याद करो। अब सिंपैथी मत लेना, हम पेंडेमिक में स्कूल ही नहीं गए। अरे बाबा तो 2-2.5 साल का प्रॉब्लम था, पहले तो गया होगा। आइए, आइए, सम क्वेरीज वर बीइंग डिस्कस्ड नाउ। ये देखो, ये तुम्हारे बुक में हेडिंग दिए थे, तुम लोग एक बार वापस बोल रहा हूं, वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। फिर एक हेडिंग और बनाओ, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पढ़ के देखिए, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग बिल्स आपके एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। फर्नीचर स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है। स्कूल में बहुत स्टॉक होता है, बुक्स का, यूनिफॉर्म्स का, क्लोथिंग का, फूड का। अगर कैंटीन से इनकम भी होता है, कई लोग कैंटीन इनकम वहां ऊपर भी जनरेट कर देते हैं। इसलिए स्कूल का याद करो। हाथ याद नहीं, गरम समोसा हाथ से गिर गया था, फिर आप गिरावा उठा लिए कि कोई देख नहीं रहा है, और फ्लोर साफ ही था। देखो, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर देखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओहो, कोई इसका सैलरी बढ़ गया तो देखो ऑथोराइज हुआ है ना, ऑफ कोर्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, पीएफ नॉट डिपॉजिटेड। इन्वेंट्री क्या हो सकता है आपका स्कूल में। और बोलते हैं आपके यहाँ सिस्टम क्या, ये है क्या आपके बुक्स में सलोनी? नहीं, ये है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है ओल्ड सिलेबस की किताब में। नहीं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है, लिखो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, लिखो। अभी कारों में भी पढ़ोगे आप लोग, एफए रजिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लिखो डेप्रिसिएशन, क्योंकि फर्नीचर और पे डेप्रिसिएशन। बोर्ड देखो एक बार, लिखो एफए रजिस्टर वेरीफाई करो। देखो फिक्स्ड एसेट, और ये फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है ना। डेप्रिसिएशन 1 इंपॉर्टेंट था, 2 इंपॉर्टेंट, 4 आउटस्टैंडिंग बिल्स, इन्वेंट्री वाला स्टॉक रजिस्टर वाला पॉइंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अनुसार है क्या, वो एक पॉइंट बना दो। वो भी नहीं होगा ओल्ड सिलेबस वाले में। फुल पेज करो डीके जी, है लास्ट पॉइंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एएस है। एएस वर्ड लिखा है, अकॉर्डिंग टू एएस एंड लीगल रिक्वायरमेंट इज अकॉर्डिंग टू एएस, लिख दो। लास्ट पॉइंट में आपके बुक्स में है ना, वेरीफाई दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू, सॉरी, financial statement is according to accounting standards and legal requirements. देखो, ये पेन ड्राइव वाले बच्चों को भी दिया गया था, उसका बुक का लैंग्वेज अलग था, पर ये थोड़ा और सीएमए के अनुसार करवा दिया। अब सुनो, इसमें कोई एक पॉइंट भूल जाओगे, रिफंड वाला पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आओ, लेआउट, इधर आओ, और खुश कर देता आपको। आओ, जब डर लगे तो इधर ऐसे करना चाहिए, डर लगने से। एक सेकेंड, आई जस्ट शो यू वन थिंग। मैंने पीडीएफ ही भेज दिया आप लोग को, एक सेकेंड देखो। जब डर लगे ना, इधर देखो, ये ना बुक, सपोज तुम पढ़ लिए, बहुत डर लगता है सर हमको, तो पता है आपको क्या करना चाहिए था। देखो, एक मैं चेक करवा रहा हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें चेक करना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सपोज ट्रस्ट डीड के अनुसार उस कंप्लायंस हो रहा है क्या, या जिस एक्ट के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर वो बना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर हम बोलें तो ये देखना,
उसके बाद इनका खुद का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, कॉमन डायलॉग हर जगह डाल सकते हो, कोई भी चीज का ऑडिट है, द ऑडिटर विल इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल। और एक देखो, मेरे को भी याद नहीं है जेन्युइनली, पर बना लेंगे आंसर। स्कूल के केस में इनका बजट इस साल का कैसा था, अप्रूव्ड हुआ है ना, वो चेक कर लो। अब अगर मैं इसके इनफ्लो में देखूंगा क्या क्या आ रहा है, इनके आउटफ्लो में देखूंगा, इनका एसेट्स लाइबिलिटीज देखूंगा, और मैं क्या देखूंगा, इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अनुसार है क्या। इनफ्लो इनका आता है फीस में भी, एक होता है इनका ट्यूशन फीस, ओके, एक होता है इनका एडमिशन फीस, एक होता है इनका एडवांस में आ गया फीस, एक कॉन्सेप्ट होता है कई बार आया नहीं है, अरियर्स लोगों का फीस, ओके, फुल पेज कर दो। एक होता है इनका हॉस्टल ड्यूज, अरे वाह। और इनका इनफ्लो कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट, समझ में आ रहा है, ऐसे आज़ादी लिया जाता है। कोई फ्रेंड आपको सिखा देता है, डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, बताओ कैसा लग रहा है। अब चेकिंग कैसे होगा, काउंटर फॉइल्स एंड द फीस रजिस्टर एंड क्लास में स्टूडेंट का डिटेल्स से भी चेकिंग हो सकता है। अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो इनका स्टाफ सैलरी, प्रोविडेंट फंड, कोई एसेट आप खरीदे हो या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ऑथोराइज्ड हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेलीफोन, प्राइस एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं, आप और मेरे से भी अच्छा लिख सकते हो। सर हम तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स कैन राइट बेटर देन टीचर्स, आप तो याद कर रहे हो, मेरा तो पहले का पढ़ा हुआ है, तो यू कैन राइट मोर पॉइंट्स देन मी। अब समझ में आ गया पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बार हम अंडरलाइनिंग में रह जाते हैं और पता नहीं चलता कि पढ़ना कैसे है। एसेट एंड लाइबिलिटी में क्या आएगा सर, इसका फर्नीचर इसका बहुत बड़ा एसेट है, और इसका एसेट क्या हो सकता है कोई बताओ, इसका फिक्स्ड एसेट रजिस्टर और वेरिफिकेशन के ऊपर टिप्पणी करेंगे। इसकी लाइबिलिटीज क्या हो सकती है, पीएफ और का ड्यूज अगर है, या टीचर्स का सैलरी अगर बाकी है वो इसकी लाइबिलिटी में आ सकता है। और कोई पॉइंट दिख रहा है आपको तो आप वो भी लिख सकते हो। तो पढ़ना कैसे, यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। हाँ, बुक्स बुक्स वो सब इसी में आ जाएगा, बुक्स। और कई जगह इनफ्लो में एक और गंदा चीज भी है, कैंटीन इनकम। अब समझ में आ गया, ये करना चाहिए था, दीज आर सो इजी, इसको आप याद नहीं करने की अब दरकार है। अब ये तो पता है क्या हो रहा है, बुरा मत मानना, विजिट टू स्कूल, माय फर्स्ट डे, नो सॉरी माय लास्ट डे टू स्कूल, तो सारे पॉइंट्स आएंगे। ये होने के बाद फिर तुम वापस मेरे अंडरलाइनिंग्स को देखो, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उसको रेडिंग से लगाना। दिस इज द वर्ड हाउ यू शुड डेवलप दीज पॉइंट्स। मैं 10 सेकेंड और वेट करूंगा, रितिका लिख रही है घर से धीरे धीरे। चलिए वेरी गुड, आइए डर भगाइए। नेक्स्ट क्या है आप लोग में, हॉस्पिटल है क्या, सलोनी हॉस्पिटल है क्या नेक्स्ट। हाँ देखिए, हॉस्पिटल पढ़ लेते हैं, आइए। ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर, न्यू सिलेबस में द हेडिंग इज ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, और ओल्ड सिलेबस में था ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। डिड यू गेट द वर्ड ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। आइए, तो पहले ज्ञान लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल भी आता है, नर्सिंग होम्स भी आता है, मैं तो बोलूंगा वो भी आता है, डायग्नोस्टिक क्लिनिक टाइप की जो चीजें होती है ना, आरबी डायग्नोस्टिक कैलकाटा में, अपोलो। और ये गवर्नमेंट भी कई बार रन करता है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट भी रन करता है, विच आर नॉन प्रॉफिट सीकिंग। ये जनरल ज्ञान है, इसको लेके टेंशन में नहीं आना, इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन योर बुक्स। नाउ वेरी कॉमन डायलॉग, अच्छा बनाया नया बुक। देखो पहले कॉमन डायलॉग क्या किया कि कोई ट्रस्ट डीड के अंदर आपकी हॉस्पिटल बनी है, कि बहुत सारे हॉस्पिटल ट्रस्ट डीड के अंदर बनते हैं, या आपका कोई पार्टनरशिप हुआ है क्या, कुछ लोग मिलकर हॉस्पिटल बनाए, या कंपनी बना के कई लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, तो कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ लोगे।
इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल को लाइन कॉपी कर लो, मिनट बुक देख लो, हॉस्पिटल का जो कमिटी है मैनेजिंग कमिटी उनके मिनट बुक को चेक कर लो, उसमें बहुत सारे ऑथराइजेशंस के बारे में लिखा रहता है, फुल पेज करो। है क्या इस टाइप की बातें? ये सेम देखो, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकता है बट इफ यू आर एबल टू, ये आर्टिकल्स भी है क्या? ट्रस्ट डीड अंडर विच दे हैज बीन सेट अप, फिर वहां कॉमा देके लिखो, और पार्टनरशिप डीड अगर कोई पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चालू किया है, और एमओए एंड एओए अगर कंपनी फॉर्म में किया है ना, तो अच्छा बनाया न्यू सिलेबस को। अब इसमें क्लोज माइंडसेट मत करो, हम नहीं टच करेंगे उन लोग का बुक। ओके, पढ़ाई सेम होता है, सीए सीएमए में पढ़ाई सेम है, फेशिया चेंज है। स्टार्ट डूइंग, असेस द इंटरनल कंट्रोल, बस इतना सा लिखने से चलेगा। इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ दैट हॉस्पिटल। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? द प्लान्स, द पॉलिसीज, उनके सिस्टम्स कैसे हैं सारे एक्टिविटीज को लेकर, उनके दवाइयां कैसे खरीदी जाएगी, उनके पेशेंट का बिल कैसे रिकॉर्ड होता है, उनके ये डायग्नोस्टिक चीजों का बिलिंग कैसे जनरेट होता है, हर चीज का इंटरनल कंट्रोल है। मेडिसिन का स्टॉक कैसे मेंटेन होता है। मिनट बुक देखा जा रहा है हॉस्पिटल की कमिटीज और के कोई डिसीजंस लिए गए होंगे वहां के लिए। ये कॉमन डायलॉग समझ में आ गया आपको? वहां पे भी था क्या? देखो तो एक मिनट, वहां पे भी 3 डायलॉग कॉमन था क्या? अरे वाह, हाँ देखो वहां पे भी तीनों डायलॉग सेम थे शुरू वाले। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, याद करने में भी इजी रहता है। सेज द इंटरनल कंट्रोल एंड कंसल्ट द मिनट बुक। एम आई करेक्ट? चेक करो। पक्का एवरीवन? अब इसको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है। सर ऑडिट में तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है ना, जब आप कारो पढ़ाएंगे आप बोल रहे थे। हाँ, कुछ जगह करना होता है, वो स्टैट्यूटरी वाले पॉइंट्स होते हैं। दीज आर जनरलाइज पॉइंट्स। अब देखो गुड न्यूज बच्चों, वेरीफाई द रिसीट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ले आउट टुवर्ड्स मी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हॉस्पिटल वालों का इनकम कैसे होता है? तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो तुम्हारे को रूम रेंट देना पड़ेगा, फिर वहां डॉक्टर्स आएंगे, उसका कंसल्टेंसी चार्जेस होगा, फिर तुम्हारे को कई मेडिसिन दे देते हैं, बोलते हैं ये इंजेक्शन दिए ये इंजेक्शन दिए। हम बोलना नहीं चाहिए, डाउट होता है ना कितना दिए, पता ही नहीं, तुम तो बेहोश थे और बिलिंग बहुत सा आ जाता है। और बताओ हॉस्पिटल में क्या होता है, फिर वो जो तुमको एक बार एडमिट करता है बोलता है सिटी स्कैन करवाओ, सिटी स्कैन का रिपोर्ट देखकर बोलता है क्लियर नहीं आया, एमआरआई कराओ बेटर व्यू के लिए। फिर बोलता है अच्छा सोनोग्राफी भी करवा लो। फिर बोलता है सोचो सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, उसके बाद भी पता है क्या बोलता है एक्सरे भी करवाओ, जबकि नहीं करवाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी एमआरआई में सब कुछ हो गया। फिर बिल करना है ना, तो ये सब जो मशीन्स है इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है आपका इनका पेशेंट्स के लिए। और सुनो हॉस्पिटल में सपोज हिंदी पिक्चर में दिखाती है ना, हीरोइन ऐसे जाकर वहां पूजा कर रही है कि मेरे पति को ठीक कर दो, और वहां पर एक ट्रस्टी का भी फोटो होता है। हाँ, एक ट्रस्टी का भी फोटो होता है, क्योंकि यहाँ पे वो डोनेशंस आते हैं ट्रस्टी से, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आते हैं हॉस्पिटल को। तो यानी आप देख रहे हो सेम चीज हो रहा है। हॉस्पिटल में जब इनकम होता है ना प्रतीक, तो वो इनकम को कहीं लगाता है, उस लगाने से क्या आता है भाई? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। तो एक चीज देखो इधर बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत चीज सिमिलर हो गया। सपोज सब सरोनी को इस हॉस्पिटल मिलने गई है और बहुत भूखारी टाइप की है, बैठे बैठे भूख लग गया कि अरे दूर के रिश्तेदार एडमिट है, हमको तो भूख लग गया, तो नीचे कैफेटेरिया होता है, वहां और फ्रेंड को भी बुला लेती है इन लोग, आओ ना सीएमए ऑडिट पढ़ते हैं मिलकर। फुल पेज। अब ये मेरे से मत पूछना, इतना इजी है। ऐसा ही है क्या? देखो सलोनी, हेडिंग दे दो ना, वेरीफाई द रिसीट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पेशेंट्स का एडमिशन रजिस्टर, कलेक्शन फ्रॉम वेरियस टेस्ट एंड वो एमआरआई मशीन, सिटी स्कैन, डोनेशंस, ये फालतू पॉइंट है। इंटरेस्ट डिविडेंड कब मिला, और जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है, ऐसा मिल गया ना ऑलमोस्ट। अब इसके लिए कोई पैनिक मत करना, आई डिडंट गेट 1 पॉइंट रिफंड 1 रुपीज, ऐसा स्कीम नहीं होता। तो स्टार्ट राइटिंग एवरीवन, लिखना शुरू करिए धीरे धीरे। अगर कुछ मैं बोर्ड छोड़ दिया हूं, ये हेडिंग लिखा वेरीफाई, क्योंकि अब नया पेपर पता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे न्यू सिलेबस आता है ना, इन लोग पेपर भी वहां से बनाना शुरू कर देते हैं जानबूझ के, अपना न्यू सिलेबस के बुक का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। देंगे वेरीफाई द रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ओल्ड सिलेबस वाले डर जाएंगे, व्हाट इज दिस रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लेआउट, तो आपको इसीलिए मैं पढ़ा भी ऐसे ही एंगल से रहा हूं। ओके, हटा दो डीके जी, टर्न द पेज। पेमेंट, अब एक बिना पर बताओ हॉस्पिटल पेमेंट किसको करेगा प्रतीक? ये बोलता है रोजी नर्स को। अरे मतलब नर्स, डॉक्टर, जड़ी बूटी नाम है डॉक्टर का, तो डॉक्टर्स, नर्सेज, फिर वो जो हेल्पर्स, सबको पेमेंट होगा।
इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है, हॉस्पिटल में आप लाइट बंद करके पेशेंट को नहीं बोलते हैं ऐसे ही मर रहे हो अभी और मर जाओ गर्मी से, नो हमेशा उनका जनरेटर का भी बहुत खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्चा होता है, वो जो मशीन एमआरआई सीटी स्कैन बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो डॉक्टर इतना सारा क्यों लगता है? वो पैथोलॉजी में भी डॉक्टर्स होते हैं जो आपका रिपोर्ट दिखाते हैं ना, हीमोग्लोबिन 2 बचा है तुमरे, एग्जाम्पल आइए फुल पेज करो, डॉक्टर्स रेम्यूनरेशन लिखो, नर्सेस प्रतीक नर्सेस, अरे लिखो सैलरी ओ पेड टू स्टाफ। और पता है हॉस्पिटल में कई बार 2-3 बिल्डिंग और बनता है, बताओ क्यों? पहले एक नॉर्मल हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल भी बगल में खोल रहे हैं, तो ये कौन सी एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या तुम्हारी बुक्स में? पहले हेडिंग दो वेरीफाई द पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, बहुत अच्छा बनाया है, मतलब अति सुंदर न्यू सिलेबस बुक्स। हेडिंग दो वेरीफाई द पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, अंदर सेम है क्या सलोनी? स्टार्ट राइटिंग। हाँ ये इजी है, आता है, कम आता है पर आता है। लेआउट सर, तो ऑडिट सिलेबस में आता क्या है मेरे को बता दीजिए एक बार वापस, आखिरी बार। सेक्शन 138 से 148 कर लिया, अच्छा लगा, 25 मार्क्स, कारो 8 मार्क्स, 33 तो यही हो गया। क्या बोल रहे हैं सर? और बताइए, आपने कभी ये सब पढ़ा है? डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सुना है आपने कभी ये सब क्वेश्चन? व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क, व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, 12 मार्क्स, तो 33 एंड 12 कितना हो गया? 45। बाकी पूरा बुक मिला के 15 मार्क्स का। उसमें भी कंपनी लॉ के क्वेश्चंस घुसे हुए हैं, डिबेंचर्स, ये वो, एंड एक घटिया टाइप का टॉपिक्स है, वो भी मैं करवाता हूं इंस्टीट्यूट मैथ से, टाइप्स ऑफ ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट। और न्यू सिलेबस में कुछ और 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स घुसे हैं, सैंपलिंग के बारे में, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स के बारे में, एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बट 45 मार्क्स अगर ये सारे आपके हो गए अच्छे से, कंपनी ऑडिट, कारो एंड वो बेसिक्स वाले क्लासेस, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और बाकी भी मैं करवा दे रहा हूं यहां से। सेम मिल गया आपको, एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम है। बताओ एसेट्स एंड लायबिलिटी में क्या था? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आएगा। डू यू हैव फिक्स्ड एसेट रजिस्टर? कोई बोलो। डेप्रिसिएशन, लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज, कोई का पेमेंट नहीं किया आप, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपका एएस वेएस कंप्लाई हो रहा है, यस और नो? बोलो, चेक करो।
श्योर एवरीवन? ओके, नाउ उसी तरह एक होमवर्क दूंगा अब। ये देखो, जिनकी आंखों में चश्मा है या आने वाला है, उनको पता ही नहीं, अंदर ही अंदर। लुक हियर एवरीवन, ये न्यू सिलेबस में घुसा है, पर आपके भी आ सकता है, और आप ये नहीं बोल सकते मेरे को क्यों पूछ लिया, बिकॉज ये सेम उसी लाइंस पर है। एक और हेडिंग देखो, ये आपके बुक्स में नहीं है, न्यू सिलेबस में जुड़ा है। ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। प्रतीक को क्या दिखाई दिया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो हेल्थ केयर था, हॉस्पिटैलिटी में क्या आता है बताओ? होटल। वहां जो रिसेप्शनिस्ट होती है, तुमको देखते ही स्माइल करती है, हेलो सर, कम टू मी, मतलब आई विल गाइड यू, वेयर इज योर रूम। तो रेस्टोरेंट, ये पार्क्स नहीं होता, निको पार्क जब तुम जाते थे, याद है बचपन में झूला झूलते थे, डरते थे तो उसका हाथ पकड़ लेते थे, दिस इज व्हाट, थीम पार्क। ओके, रेस्टोरेंट, थीम पार्क, होटल्स, सिनेमा, याद है जब तुम लोग पिक्चर जाते थे, सिनेमा। तो सिनेमा, होटल्स, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है, और थीम पार्क्स। तो आइए, इन्होंने प्लीज लिख लो, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट को भी मैं बोलता था ये दो ठो नाम लिख लो। अगर ऑडिट ऑफ होटल रेस्टोरेंट आ जाए या ऑडिट ऑफ सिनेमा आ जाए, आप रो नहीं सकते हैं। मैं आपको यस यस, मैंने जो पेन ड्राइव में दिया था उसमें मैंने अपने नोट्स में डाल दिया था, पर यहां वाले बच्चों को भी मैं दिखाना चाहूंगा। अब इजी है, फुल पेज करो। रेस्टोरेंट्स में मेन चीज कहां से आता है? यस, इनकम का एरिया, एक्सपेंस का खर्चा, और तुमको अगर थोड़ा आइडिया होना चाहिए रेस्टोरेंट में इनकम कहां से आएगा। फूड एंड बेवरेजेस। इधर आओ, हेडिंग देखो एक बार, ये आपके पास नहीं है, फुल पेज करो, पर अगर ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, मैं पीडीएफ तो डाल ही दिया हूं, समझा दे रहा हूं। अगर आज आप ये नहीं बोल सकते हमको कैसे दे दिया, उन लोग बोले वी कैन, दीज आर एग्जांपल्स, हम लोग कुछ और भी पूछ सकता है, अपने बुक का जानबूझ के पूछेगा उन लोग। बोलते हैं मंथली सेल्स रिपोर्ट और डेली सेल्स रिपोर्ट से टोटल रेवेन्यू मैच करो। बैंक में कितना जमा करते हो, कितना खाने का सामान, राशन पानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, रेस्टोरेंट में और खर्चा कहां होता है भाई? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टाफ लोग का सैलरी, कुक का, शेफ का। स्टॉक बहुत रहता है रेस्टोरेंट में, पता है आपको, और पेरिशेबल भी बहुत होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, लिस्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, सारा ही आ गया। समझ में आया आपको? मैं बताऊं क्या होगा अगर मैं रेस्टोरेंट का देखूं, इधर देखो, वापस देखो, लेआउट दिखाओ। अब इसमें एक चीपनेस मत करना, रेस्टोरेंट अंडर ट्रस्ट डीड ना, आप ये लिख सकते थे इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ दैट रेस्टोरेंट। इंटरनल कंट्रोल ऑफ रेस्टोरेंट लिखो एक पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल ऑफ रेस्टोरेंट। बताओ क्यों लिखो? हर जगह कॉमन पॉइंट है उसका, इंटरनल कंट्रोल हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में इनकम आता है। अगर मैं होटल क्लब कर दूं साथ में, अगर अगले पेज में क्या है देखो, होटल में देखो, इधर आओ नेक्स्ट पेज में, होटल में क्या होता है? बुकिंग्स आते हैं, और जो बुकिंग्स लाता है उसको क्या देते हैं हम लोग? कमीशन भी देते हैं, हाँ या ना? जो बुकिंग हमारा करवाएगा उसको हम कमीशन इनकम भी तो पास ऑन करेंगे ट्रैवल एजेंट्स को, तो उनके संग अग्रीमेंट देखोगे, कमीशन टू टीए। टीए मतलब क्या भाई? ट्रैवल एजेंट्स। डिस्काउंट्स अगर हम देते हैं बुकिंग में तो ऑथोराइज है ना। होटल में एक्सपेंसेस होता है, होटल में फिक्स्ड एसेट्स होता है, पलंग, टीवी, एसी, फिर बिल्डिंग का कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके बारे में देखते हैं, और लाइबिलिटीज। अच्छा नीचे भी है, नीचे भी सेम आ गया, लॉजिंग, ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स। अच्छा होटल में याद है, जैसे एग्जांपल शिवम का एक सपना है कल को इसका भी बारात आए, सॉरी जाएगा, इसका तो जाएगा बारात, तो वेडिंग सेरेमनी, एक होटल में वेडिंग सेरेमनी होगा इसका, जहां पे ये रिंगा रिंगा रोजेस करेगा ना 7 बार से भाग भाग के, अरे वो 7 फेरे 7 फेरे। तो बैंक्वेट हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स से इनकम जनरेट होता है होटल में, आप समझ रहे हैं? तो आप उस समय नर्वस नहीं हो सकते, हमको कैसे पूछ लिया, मोड सिलेबस का था। ये बेसिक चीज आपको देख रहा, ऑडिट करना आता है या नहीं आता है। और एक कॉमन चीज पता है क्या देखो, हर चीज में सैलरी एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं फुल पेज करता हूं, एक बार नजर डाल लो, आपको तो पीडीएफ गया हुआ है, जो न्यू सिलेबस के बच्चे पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेंगे। पॉज कर लेना, न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स पेन ड्राइव और में इसको पॉज कर लेना। मतलब एक चीज आप देख लो, कॉमन चीज, लिस्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स देखो किस पे आधार है ये। होटल में एक चीज और है, होटल में अगर आपका कोई फॉरेक्स का काउंटर होता है, फॉरेक्स समझते हो, फॉरेन एक्सचेंज का काउंटर, तो वो फेमा के अनुसार है क्या? फेमा क्या होता है? फेमब्लीच नहीं, कंप्लायंस विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेक्स काउंटर्स लिखो अकॉर्डिंग टू फेमा। ओके,
अब यहां पे भी आ सकता है, होटल में अगर प्रॉफिट हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट हम किए हैं तो इन्वेस्टमेंट इनकम्स की वाउचिंग। अब एक बार यू हैव अंडरस्टूड दीस टाइप ऑफ थिंग्स, बेस सेम है। लिख लो प्लीज, लिख लो। तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। पीडीएफ आया है, लिख लो पीडीएफ टू बी सीन फॉर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ओल्ड सिलेबस वालों को मैं हमेशा बोलता था पीडीएफ टू बी सीन फॉर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। और होटल में पता है एक चीज, रेनोवेशन हमेशा चलता रहता है। आप किसी बड़े होटल में जाइए, एक जगह एक बोर्ड लगाता है, डोंट यूज दिस स्टेयर्स, दीज स्टेयर्स वर्क इन प्रोग्रेस, दिखाने के लिए हम लोग अब और अपडेट कर रहे हैं। रेनोवेशन पता अच्छा होटल कैसे पता है, रिसेप्शन से पता चल जाता है। वो जो लोग बात करते हैं ना सलीके से, और कोई भी कलकत्ता के रेस्टोरेंट में जाओ, वो जो सर्व करने वाला आदमी होता है ना, हम तो कई बार अच्छा लग रहा था बैठते, हम लोग बोलते अरे खराब होने वाला खाना, क्योंकि उसके जो बैरा लोग होते हैं ना, वेटर लोग, वही अगर खराब है मतलब कि वो आदमी फूड भी खराब ही रखेगा 99% केसेस में। 5 स्टार्स में आप देखो बात करने का तरीका अलग होता है। आप कंप्लेन कर दो, इट वॉज वेरी स्पाइसी, माई चाइल्ड कुड नॉट हैव, आपको एक फ्री केक आ जाता है। अब आप बोलेंगे आप यही किया क्या? नो नो नो, इट हैड हैपेंड दैट दे हैव गिवन व्हेन देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। 5 स्टार्स में आप कई बार तो बिल फ्री कर देते हैं। अब टेक्निक्स मेरे से मत पूछेगा, ओके हटा दो। नहीं नहीं, यही सब कुछ का अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो। चलिए सिनेमा चलते हैं और फिर अम्यूजमेंट पार्क भी चलेंगे। सिनेमा में आ जाओ बच्चों, पीडीएफ आपके पास है, बिना पढ़े बताओ सिनेमा में अब एक गंदा काम मत करना, ट्रस्ट डीड और ये सब चीज। टिकट्स तो इंटरनल कंट्रोल ऑफ टिकट्स, क्योंकि पता है टिकट्स अगर पुराने जमाने में, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड होता है, पहले तो बंडल होता था, बंडल अगर चोरी हो गया तो टिकट्स तो आपका गया। कुछ फ्री टिकट्स भी होते हैं आपको पता है, तो डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट्स देखोगे। एडवांस बुकिंग, अब 3 इडियट्स जैसे मूवीज का तो एडवांस बुकिंग, दंगल जैसे मूवीज जब आमिर खान हिट था एक जमाने में, याद है ना, फिर तो फ्लॉप होने लग गया था। लाल सिंह चड्ढा वाले केसेस, आपने एक मूवी देखा होगा कई साल पहले। फिर उसके बाद देखोगे आप सिनेमा में जाते हो, क्या करते हो, खाते भी तो पॉपकॉर्न, कई लोग तो घर से खा के आए 2 बजे जाते ही, वो बड़ा वाला टब, इतना बड़ा, अकेला आदमी इतना बड़ा टब लेके जा रहा है, मतलब खा लेगा क्या तो 3 घंटा भी तो 2 और खाएंगे। तो देखिए कैंटीन, वहां पानी का भी तो दाम लगता है। और टिकट, पिक्चर देखना बहुत महंगा हो गया है। यस, पिक्चर देखना बहुत महंगा हो गया है। अपना फैज भाई आज आया नहीं है, हम बोला पिक्चर देख लिया करो, नहीं सर उसका भी हमको ही देना पड़ता है। अरे बाबा नहीं नहीं, मतलब उसका कोई पार्टी संग में गया एक फ्रेंड, उसका भी उसी को देना पड़ता है, वो कारण नहीं है। मेन क्यों बढ़ रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है ऑन टिकट्स, उसकी अकाउंटिंग करोगे आप। सेल ऑफ टिकट्स, पीडीएफ को प्लीज पढ़ लेना टिकट्स वाला भी एक बार। और टिकट्स पता सिनेमा हॉल में एक इनकम का अच्छा सोर्स है, बताओ क्या? एडवर्टाइजमेंट आता है ना बीच में दूसरे मूवी का, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस भी है, खर्चा भी, हम भी फिर एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर्स और में, ये शो के टाइमिंग्स है। या पुराने जमाने पता है पूरा कलकत्ता में जितने वॉल्स थे पिक्चर के, बड़े बड़े वो बैनर लगे हुए होते थे, अब हटा दिया गवर्नमेंट, अच्छा हुआ। अचानक आप गाड़ी में बैठे हैं, अरे आपको देहमालिनी दिखती रहती थी, वो बसंती का ऐड रहता था, या अचानक माधुरी दीक्षित लग रहा है आप ही के संग डांस करना चाह रही है, वो जो मोहिनी मोहिनी एक पिक्चर आया था तेजाब, अरे 1 2 3 4 5, तुम तो देखा ही नहीं उस समय, तुम छोटा था ही नहीं। अच्छा बैकअप देख लिया होगा, बैकअप देख लिया होगा। तो ये सारे चीज सिनेमा हॉल में एसेट्स क्या है? कैन एनीवन टेल मी, सिनेमा हॉल में सैलरी देते हैं क्या लोगों को? हाँ, एसेट्स क्या है? प्रोजेक्टर, इतना बड़ा सिल्वर स्क्रीन, डॉल्बी डिजिटल स्पीकर्स, फिक्स्ड एसेट्स बहुत हैं, लिखो स्पीकर्स, स्क्रीन, वो सोफा टाइप का सीट, वहां वो काठ वाला थोड़ी होगा। लिखो, मैं वेट करूंगा। ये पीडीएफ ग्रुप में दिया हुआ है और बाकी लोग पॉज करके अपने न्यू सिलेबस के बुक में लिखेंगे। इसको याद नहीं किया जा सकता, इसको फील करना होगा। आज तुम लोग जाओ एक पिक्चर, ओके। डेप्रिसिएशन, एक चीज देख रहे हो, 1 2 याद करके सारा बन जाते हैं। शुरू के 2 बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स एक अच्छा पॉइंट था। एक और चीज होता है, सिनेमा हॉल के ऑडिट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाले अग्रीमेंट जरूर पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें आपकी शेयरिंग वेयरिंग की कुछ बात होती है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर्स अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थोड़ा रनिंग नोट्स लिखी लो, हम तो बोलता है। सेल ऑफ टिकट्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इसके सिल्वर स्क्रीन स्पीकर्स, डॉल्बी डिजिटल स्पीकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स अग्रीमेंट, बोलो दिखता है, चेक कर लीजिए। एंड लास्ट, सिनेमा हॉल की तरह सेम टाइप का चीज है अम्यूजमेंट पार्क, वहां पे भी क्या लगेगा बताओ? कंट्रोल कैसा है टिकट्स पर? डेली
डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट्स, एडवांस बुकिंग, कई लोग पहले से बर्थडे के लिए खरीद देते हैं, उसमें क्या होता है, कैंटीन होता है, एडवर्टाइजिंग, वहां भी बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहते हैं अलग अलग कंपनी के, दिख रहा है, ये कॉमन है। एंड फिर फिक्स्ड एसेट्स, वो जो झूले हैं वो भी तो उनके फिक्स्ड एसेट्स है ना बेसिकली, उन पे डेप्रिसिएशन, सैलरी, इतने सारे स्टाफ लोग रहते हैं वो आपको हर झूले के आसपास सेम है। अब तो प्लीज नोट इट डाउन, तुम प्लीज बुक में जरूर लिखा है ताकि कंफ्यूज नहीं होगा, अम्यूजमेंट पार्क और वो देखकर, सिनेमा हॉल्स देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। या नहीं, मुश्किल नहीं है। टिकट्स का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल कंट्रोल्स है। नहीं, वो झूले तो उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं। हाँ तो वो सब आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें मेंटेन रहता है कौन कौन सा झूला है। वैसे मैं तो 15 साल से गया ही नहीं हूँ कोई अम्यूजमेंट पार्क, बचपन में गया था। हाँ 20 साल हो गया। बच्चों को भी जब जाना होता उसकी मम्मा के संग भेज देते, कौन जाएगा सब झूला वूला देखने के लिए, तो बहुत भीड़ रहता है, छत्ता लेके जाओ गर्मी में, तो इट्स बेटर टू नॉट टू गो। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सबके बुक में सेम है। आइए, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आइए प्लीज ऑल ऑफ यू कम। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है क्या आपकी बुक्स में भी? सेम है क्या? हेडिंग देखो, स्टार्ट रीडिंग। सेम है क्या? हाँ ये पूरा सेम है। पेज नंबर बताओ तो ओल्ड सिलेबस बुक का 497 है, कई लोग के, कोई लोग के होगा नहीं, और न्यू में आपको दिख ही रहा है पैराग्राफ 8.5। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पता है आपको दो टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, हैव यू हर्ड? एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, हैव यू हर्ड अबाउट इट? यहां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर पता है कौन सा वाला है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 वाला। तो आइए, हमारा और आपका डिस्कशन क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट पर। कौन सा वाला एरो देके लिखोगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो इसका ऑडिट कौन करवाएगा? एक चीज बता दें, जो आप लोग कंपनी ऑडिट पढ़ते थे ना, उसमें कहानी कुछ अलग होती थी। यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबकी बुक्स में है क्या ऐसा? सेम सेम है, बस ये देखो यहां पे बस जनरल ज्ञान था, मैंने उसको पढ़ा नहीं। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या, ये बोलते ही पता तुम लोगों को क्या आता है? सर, फार्मर लोग मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है, सब अपना अपना एग्रीकल्चरल लैंड से धान को एक जगह इकट्ठा करेगा और फिर मंडी में एक कॉमन बार्गेनिंग पावर के साथ सेल करेगा। ये सुना है आपने? यानी बेसिकली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग मिलकर ग्रो करें, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ये रूरल सेक्टर्स में भी होता है और अर्बन में भी होता है। जैसे एक बेस्ट, एक घटिया एग्जांपल सुना होगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी एक टाइप का कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है। तो यहां पर सबसे पहला एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन, ऑडिट कौन करवाएगा? लिखा है द रजिस्ट्रार। ये आरओसी है क्या? इज दिस आरओसी? द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कौन है भाई? द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ऑडिट करवाएंगे बाय पर्सन ऑथोराइज बाय हिम एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। तो एक ऑर्डर पास किया जाता है और इनका ऑडिट हर साल होता है एक बार। इस ऑडिट के दौरान हमें देखना पड़ता है इनके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, एंड इनके कौन कौन से डेटर्स का पैसा अभी तक नहीं आ रहा है और लग रहा है डूबने का भी चांस, ओवर ड्यू डेट्स। ये है तुम्हारे किताब में भी सलोनी, ये दोनों लाइन है, लुक एट द स्क्रीन्स। इट शैल इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ ओवर ड्यू डेट्स। ओवर ड्यू डेट्स को हाथ से लिखो, ओवरड्यू डेट्स को हाथ से लिखो। और ये बार बार याद रखना, ये 1912 वाला बात हो रहा है, क्योंकि सीए वाले लोग दोनों पढ़ते हैं, सीएमए में वाला नहीं है। सीएमए में सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 वाला बात हो रहा है। तो ऑडिट इस बार कौन ऑर्डर करवा रहा है? द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो कौन, यहां देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ऑडिट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्वेश्चन देखो कि जो ऑडिटर है वो कौन होगा भाई? सीए होना चाहिए। बट कभी कभी जो स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट डिप्लोमा का कोई कोर्स अगर कोई पास कर लिया हो कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, तो उसको भी हम बनने देते हैं, या जो ऑलरेडी किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ऑडिटर कभी रह चुका हो। पर नॉर्मली हु विल ऑडिट इन नॉर्मल सिनेरियो? हु विल ऑडिट? नो, सीए। सीए, our registrar of cooperative societies was ordering
द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग चीज है। रजिस्ट्रार तो ऑडिट ऑर्डर कर रहा था, बट ऑडिट कर कौन रहा है? सीए कर रहा है। सीए इज ऑडिटिंग, रजिस्ट्रार वॉज ऑर्डरिंग, सीए इज ऑडिटिंग, दो अलग चीज है। ये देखो इधर आओ वापस, द रजिस्ट्रार शैल ऑडिट, लैंग्वेज मिला, और ऑर्डर कर कौन रहा था? सीए। नाउ इधर देखो, एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार। ओ एमसीक्यू, इसका ऑडिटर भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। द ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय डैश। बच्चे क्या लिख के आते हैं पता है? शेयर होल्डर्स। वो ज्यादा पढ़ लिए सेक्शन 138 से 148। यहां पे ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय registrar of cooperative society, and the auditor so appointed conducts the audit and submits his report to the registrar and to the society. इसमें भी MCQ आता है। He submits his report to, लोग क्या लिख के आते हैं? शेयर होल्डर्स। नो, यहां रिपोर्ट हम रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे एंड सोसाइटी को भी सबमिट करेंगे। MCQ लिखते रहो, वो फिल अप द ब्लैंक में भरने के लिए अच्छे क्वेश्चन है ये। सर ऑडिट का फीस कैसे होगा? ऑडिट का फीस डिपेंड करेगा, उनका सोसाइटी का कुछ नियम कानून होता है उसके अनुसार। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के ऊपर फीस डिपेंड करता है। ये है क्या लाइन? ये है आपकी बुक्स में लाइन सलोनी जी? द फीस इज बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल विथ रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल। ऐसा हम लोग कंपनी में कहां पढ़ते थे कि वर्किंग कैपिटल के अनुसार फीस होगा? वहां तो वर्कलोड ऑडिट का देखा जाता है। फिर आइए, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे? क्या क्या इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है? रूल्स में लिखा रहता है। जैसे इन लोग एग्जांपल दिया है, नॉर्मली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, कैश बुक, रजिस्टर ऑफ एसेट्स, स्टॉक रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ एफडी, रजिस्टर ऑफ श्योरिटीज। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्योरिटी? लॉ में पढ़े हो? जो गारंटी हमारी कंपनी ने दे रखा है उसके लिए हम रजिस्टर ऑफ श्योरिटीज मेंटेन करेंगे। इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो क्रेडिट सोसाइटी होती है ना, जिनका काम ही होता है, तो कई बार लोन हम गारंटी देते हैं लोन और के केस में, तो उसका डिटेल्स रजिस्टर ऑफ श्योरिटीज में रखते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, पहला पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कौन ऑर्डर करता है? द बैच रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? रजिस्ट्रार। पर ऑडिटर होता कौन है? यूजुअली सीए, पर कई बार स्टेट कोऑपरेटिव में कुछ गंदे नाम भी लिखे हुए थे। वेरी गुड। एमसीक्यू लिखो, वापस बोल रहा हूं, कई लोग लंदन स्टैच्यू हो जाते हैं, दे आर नॉट रेडी। सेम है अंदर से सलोनी, ओल्ड सिलेबस मैथ पे भी, तभी बच्चा डर जा रहा है। नाउ लुक हियर, restriction on shareholding, very important, 2 marks each. गजब, 2 marks each या MCQs each, गजब। मैं चुप रहूंगा, so that's very good। फुल पेज करता हूं, तुम इंक अलग अलग प्लीज लगाना, यहां से बहुत सारे MCQs डेवलप हो सकते हैं। स्टार्ट डूइंग इट। लुक हियर, एक शेयर होल्डर नहीं, सॉरी, मेंबर, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर है, मैक्सिमम वो कितना शेयर होल्डिंग उसका हो सकता है? लिखा है, नो मेंबर कैन होल्ड मोर देन 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सोसाइटी और सच शेयर्स एक्सीडिंग 1000। तो मैक्सिमम अगर बोलूं तो क्या होगा? 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ₹1000 शेयर्स, जिसका दाम रुपीज लिख देना, या तो 1000 रुपया का शेयर या मैक्सिमम उसकी शेयर होल्डिंग एक मेंबर का, 1 मेंबर का, ये हो सकता है। और तुम बोलेगा मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग अपना बाई लॉ समझते हो, जैसे आर्टिकल्स होता है कंपनी में,
इन हम लोग अपने बाइलॉज में कुछ और लिखा है, तुम्हारे लिखने से भी नहीं होगा। दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब। ये लाइन जानबूझ के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कल्पतरु कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला हमारे बाइलॉज में तो 30% तक का होल्डिंग अलाउड है, तो तुम तो भावुक हो जाओगे, इन लोग अलाउड किया है ना, अलाउड नहीं है। नो बाइलॉज कैन मेंटेन, ये लाइन लिखा हुआ है। तो वन मेंबर लिख देना, वन मेंबर की मैक्सिमम होल्डिंग इतनी इतनी हो सकती है। शेयर होल्डिंग वैल्यू 1000 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स विच इन वैल्यू मैक्सिमम 1000 या मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बट लॉ में हर चीज का एक्सेप्शन होता है। मैंने एक ब्रैकेट किया है, किसी ने ध्यान दिया? अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब इसका मतलब क्या बताओ? अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी एक मेंबर होता है तो वो ज्यादा भी होल्ड कर सकता है। ये लाइन हिंदी में लिख देना। ये एक लाइन मैंने लिखा है ना, अदर देन, मतलब ये लिमिट्स किसको अप्लाई नहीं करेगा? यानी कि एक सोसाइटी भी कई बार दूसरे सोसाइटी का मेंबर होता है। बताओ कैसे? शेयर होल्डिंग उसमें होल्ड कर लिया होगा। तो इफ रजिस्टर्ड, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, इफ रजिस्टर्ड सोसाइटी इज अ मेंबर then they can hold even beyond these limits. If registered society is a member, if registered society is a member, they can hold even beyond these limits. If registered society is a member, if registered society is a member, they can hold even beyond these limits. टफ है? नहीं, फिगर बेस्ड था। सो तो ऑडिट में टफ चैप्टर्स कौन से हैं? 138 से 148 कारो एंड या दीज आर टफ एंड जिसमें बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। ये तो ऐसा है कि मतलब आप घर में भी पढ़ सकते हैं। एंड और एक क्या इंपॉर्टेंट था, जो बेसिक क्लासेस है ना, ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, व्हाट इज कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, व्हाट आर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कर लिए क्या इतना? 80% ऑडिट हो गया आपका, अंदर का बात है। 80% सिलेबस हो गया, 85 सॉरी, ओके। एंड दीज आर लीपा पोती वाला चैप्टर्स, एकदम इजी चैप्टर्स हैं। आइए, लोन कितना दे सकता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? पहले देखो, मैं अलग अलग इंक क्यों लगाया हूं सर, आपको अच्छा लगता है कलरफुल? नो नो नो, इंग्लिश पे मार्क्स है। लोन सिर्फ मेंबर्स को देना अलाउड है, तो यू हैव टू यूज डिफरेंट इंक अगर घर से भी पढ़ रहे हो। और नॉन मेंबर्स को आप दे सकते हो क्या लोन? नॉर्मली अलाउड नहीं है, पर इंक देखो मैं अलग अलग लगाया हूं, 4 इंक लगाया हूं। अगर प्रायर अप्रूवल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पाऊं तब मैं लोन दे सकता हूं, पर वो दूसरे लोग पता है कौन होंगे? दूसरे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकते हैं। पता नहीं कितने लोग को याद रहेगा। दूसरे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकते हैं। अगर मैं दूसरों को देना चाहूं दे सकता हूं, पर उसके लिए भी पहले मेरे को क्या पाना पड़ेगा? तो तुम लोग पूछते ना कैसा क्वेश्चन आएगा, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर, वेरी डेंजरस वंस। लोन सिर्फ मेंबर्स को देना अलाउड है और मेंबर्स के अलावा किसी को देना अलाउड है, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रॉन्ग आंसर। वो दूसरा भी कौन हो सकता है? ओनली रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरह पढ़ोगे आप। वैसे बोरोइंग्स, वाह एक लॉजिक, बोरोइंग्स के समय हमको पैसे की दरकार है तो दोनों से अलाउ कर दिया, देखो। एंड बाईलॉज में कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो ध्यान रखना होगा। बाईलॉज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स में रहता है। इंक प्लीज बार बार बोल रहे हैं, इंक अलग अलग लगाओ, वरना बाद में आज से 2 महीना बाद याद नहीं कर पाओगे। तो बोरोइंग्स में मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स दोनों से ले सकते हो आप। बोरोइंग्स आप दोनों से ले सकते हो, मेंबर से भी ले सकते हो, नॉन मेंबर से भी ले सकते हो। 2-2 मार्क्स लिख दो, फिर एसएमएस मत करना, पेपर कैसा आवेगा। फंड्स कहां इन्वेस्ट कर सकता है? बोर्ड देखो, वापस देखो किस तरह अंडरलाइन किया गया है। सिर्फ हम अंडरलाइन करने आया है क्या? नो 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 नो, समझने के बाद अगर आप अंडरलाइन मेरे स्टाइल से नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा। बहुत दिन बाद भी पढ़ोगे ना, कोई कारण से कई लोग डेफर करते हैं एग्जाम कि एक ग्रुप बाद में देंगे, तो भी बहुत अच्छा मेरा नोट्स बोलेगा आपको, कम रीड मी। फंड्स इन्वेस्ट कहां कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी? बोलता है कोऑपरेटिव बैंक में कर सकता है, मिला सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या कोई इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर कई सिक्योरिटीज का लिस्ट मेंशन होता है वहां कर सकता है,
या एक शेयर्स बॉन्ड्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, वहां कर सकता है। ये 3 प्रोसेस याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स वापस लिखो। 2M फुल पेज करता हूं एक बार। ओ वाओ, खत्म होने वाला है, मजा आ गया आज। 2M, स्टार्ट रीडिंग। बोलते हैं कि हर साल कितना % ऑफ द प्रॉफिट्स रिजर्व फंड में जाना चाहिए बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड एंड बोनस टू मेंबर्स। कंपनी लॉ में क्या पढ़ते हैं पता है? रिजर्व्स में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या लिखा है, कितना % जाना चाहिए। बट अगर आपकी हालत बहुत खराब है, आपके यहां लॉस वॉस हो रहा है, तो लिखा है समटाइम्स 10% भी अलाउ कर देंगे अगर आपकी हालत खराब है फाइनेंशियल पोजीशन को देखते वक्त। पढ़ के देखो। और दूसरे रिजर्व्स में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कई बार हम दूसरे रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए। ये मार्किंग बहुत ध्यान से उठाइएगा, मैं बोल रहा हूं। नॉर्मली अप्रोप्रिएशन की बात क्या है? बिफोर व्हाट? डिविडेंड देने के पहले। कंपनी लॉ में ये नहीं है। तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या आएगा? कंपनी डिड नॉट ट्रांसफर टू रिजर्व्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। तुम इसको मत डाल देना, वहां वॉलंटरी होता है, अकाउंट्स टीचर से बोला होगा, पर यहां पर कंपल्सरी है, लिख देना। कंपनी लॉ में मैंडेटरी नहीं होता रिजर्व्स में ट्रांसफर करना डिविडेंड देने के पहले। ये 10% कब है? जब तुम्हारी हालत खराब है, तब 10% का कॉन्सेप्ट आया है। और चैरिटेबल फंड में कितना देने बोल रहे हैं सर? पूछ के देना। किसको पूछ के देना है सर? इस बार सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार पाके मैक्सिमम 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स जो रिजर्व फंड में पहले ट्रांसफर करो, और फिर जो नेट प्रॉफिट्स बचेगा वहां से 10% आप दे सकते हो। सर ऊपर क्या था? ऊपर था मिनिमम 25%, नीचे क्या है? मैक्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। और ये चैरिटी भी देने के पहले रिजर्व फंड वाला ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और सुनो सुनो, तुम सिर्फ 10% देख के मत खुश हो, चैरिटी में देने के पहले सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार पाना जरूरी है। बहुत डेंजरस मार्किंग्स है। लुक एट द स्क्रीन्स। चैरिटी में देने के पहले सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार पाना जरूरी है। बोर्ड देखो अच्छे से। चैरिटी में देने के पहले 2 मार्क्स लिख रहे हो ना, ताकि फोकस रहे। यस, वेरी गुड। या पहले रिजर्व्स में जाएगा, फिर चैरिटी में जाएगा। पर सुनो, चैरिटी में अपने व्हाइट पेज पे तो पॉइंट्स को जॉट डाउन करा। विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। कैन यू फाइंड इट एवरीवन? उसी तरह स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वापस बोर्ड देखो, मैं 10 सेकेंड वेट करूंगा। 2 मार्क्स लिख लो। कई लोग अभी भी नहीं लिख रहे 2 मार्क्स। सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार को अलग इंक से करो। दिखाओ मार्किंग की क्वालिटीज तुम्हारे। यस, क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है। विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार अलग इंक लगाओ। देखो बोर्ड देखो। यहां वाले बच्चे, मतलब मैक्सिमम। देखो इसे मैक्स लिख दिया, ऊपर मिनिमम था, ये मैक्स है, ये वाला मैक्सिमम दे सकते। बट रुक, विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार कुछ कर वहां पर। ऐसा मेंटेन करो कि 4 महीना बाद, 1 साल बाद भी कोई जूनियर को अगर हेल्प करना चाहो उसको बुक दे सकोगे। अब ये क्वेश्चन क्या, इतना देर से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इतना देर से हेडिंग देखो क्या था, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ऑडिट में ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिखा है फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ये हेडिंग क्या है भाई? अगर क्वेश्चन आता है क्या पॉइंट्स माइंड में रखना है वाइल ऑडिटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मिला क्या आपको? और अब हेडिंग देखो क्या है? स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर। वो तो माइंड में था, एक मिनट, वो तो माइंड में रखना था। ये एक्चुअली में ये पॉइंट्स मेरे को देखना होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। स्टेप्स टू बी केप्ट इन माइंड आ रहा है या स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर आ रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड। है क्या तुम्हारे भी सेम है क्या? नहीं सेम है क्या? ए देखो बच्ची लोग, सलोनी बोर्ड देखो, सेम है क्या? हेडिंग लिखा हुआ है क्या जनरल पॉइंट्स? तो चलेगा, मार्किंग उठाओ, फिर समझा देता हूं। सिंपल है अब कुछ। अब तो रिसीट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर जो सुबह से आज देखते आ रहे, ले लो जल्दी से, मैं आता हूं।
यस, कुछ हो गया इसमें, आगे वापस ठीक करके जाइएगा प्रतीक जी। नाउ स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले, अब ये कॉमन डायलॉग्स आज सुबह से जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसका बाई लॉज पढ़ने बोला जा रहा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पढ़ो। बताओ, कोई बताओ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डिंग क्यों पढ़ो? क्यों पढ़ते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग? क्योंकि अभी लॉ पढ़े थे कि शेयर होल्डिंग एक आदमी का मैक्सिमम 20% हो सकता है। आप समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या करना चाहिए पता है? नॉलेज शो ऑफ करने के लिए, अगर याद हो तो उसको भी शो ऑफ कर देना चाहिए। फिर इनका इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल, वह जो कॉमन डायलॉग पढ़े थे ना सुबह से, इसीलिए ये चैप्टर एक दिन किया जाता है ताकि सब टाइप का कॉमन डायलॉग लिखो, लिखो, बोर्ड देखो, इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल भी लिख दो। फिर बोलते हैं इनका इनकम कहां कहां से आता है, इनका कैश रिसीट्स कहां से आ सकता है, इनका कोई शेयर कैपिटल रेज हुआ है वहां से कैश पैसा आया है तो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखकर पता चलेगा। इनका कुछ सेल्स हुआ है तो कैश मेमोज एंड इनवॉइसेस को देखकर पता चलेगा। इन लोग को अगर कैश मिला है तो लोन का कोई अग्रीमेंट हुआ है, लोन इन कैश कब आता है? जब लोन मिलता तो भी कैश आता, तो लोन अग्रीमेंट देखकर पता चलेगा। पढ़ के देखो, ऐसे और एग्जांपल्स भी दिए, आप 3-4 कोई 2-3 कोई भी लिख सकते हो। बेसिकली आप शेयर कैपिटल का रेजिंग, आप इनका कोई इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ बिक्री होता है तो उसका एनालिसिस। देखो देखो देखो, सेल्स वर्ड लिखना हाथ से, शेयर कैपिटल लिखना, लोन लिखना। शेयर कैपिटल, प्लीज राइट इन ओवर हैंड राइटिंग, शेयर कैपिटल, लोन, सेल्स, शेयर कैपिटल, लोन्स एंड सेल्स। फुल पेज कर दूं? बार बार बोर्ड देखो, ये आंसर्स में आने चाहिए। और एक्सपेंडिचर में आज सुबह से एक चीज हर जगह आया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो अप्रूव था क्या? लोन अग्रीमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ऑथोराइज था क्या? लोन अग्रीमेंट देखो, अगर लोन वोन ले रखा है तो उसका रिपेमेंट, आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आज जब याद है चैप्टर शुरू हुआ था कि ओवर ड्यू डेट्स, इन लोग का पैसा बहुत डूब जाता है बेचारों का, तो कौन से डेट्स 6 महीना से ज्यादा और 5 साल तक ड्यू हुए हुए हैं। और पता है कई बार जब डेट्स ओवर ड्यू हो जाते हैं तो हम लोग बैड डेट्स समझते हो आप, तो क्या पॉसिबिलिटी है रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये सब का रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, पढ़ के देखिए। और बैड डेट्स राइट ऑफ करना इजी नहीं है, राइट ऑफ तभी किया जाए जब मैनेजिंग कमिटी का अप्रूवल पहले मिल जाए, यहां तक पढ़ोगे। चलो डू इट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। इंक, बार बार बोल रहा हूं, ये थोड़ा बोरिंग थियोरिटिकल चैप्टर्स हैं। इंक, बोर्ड देखो, बोर्ड देखो, तुम एक लगा दियो, इंक चेंज करना, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स हो जाता है, एवरी चाइल्ड स्पेशल। नहीं, रितिका अच्छा इंक अंडरलाइन करती है, उसको बोलना ये क्लास करेगी। ओके अब जिन लोग को पेन ड्राइव में बैंक ऑडिट दिया गया था वो अगर फर्स्ट क्लास कर लेते हैं तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने 3 क्लासेस थोड़ा सा दे दिया था डिटेल में, सीए वालों वाला भी नॉलेज के लिए। बट यहां जब मैं भी लाइव बैच कराऊंगा तब मैं बैंक ऑडिट भी यहां के रिक्वायरमेंट के अनुसार कम करवाऊंगा जितना इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है। सो आई रियली इंजॉयड टीचिंग दिस पार्ट। ध्यान से देखिए, मेंबर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है ओवर ड्यू डेट्स क्या है, उसका हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इंपैक्ट आएगा। वर्ड्स दिख रहा है आपको लैंग्वेज में? चेक करो एवरीवन, चेक करो। मैं वेट करूंगा, पढ़ लीजिए। देखो इस पता है ये चैप्टर का कितना याद रहेगा आपकी मार्किंग पे डिपेंड करता है, यू हैव टू एडमिट दिस। अगर आपके मेरे जैसे मार्किंग्स है तब वो क्या मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और कलर्स लगा सकती हो सरोनी, देखो हम तो बहुत सारा लगाया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी, घर से भी जो देख रहे हो मिस खंडेलवाल एंड अदर्स, प्लीज और वो कलर्स भी लगाइएगा जैसे जैसे आप कर रहे हो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेट्स, ये हाथ से लिखो लाइन, इंटरेस्ट अगर नहीं आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट मत करो, उसको ओवर ड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट अलग बनाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेट्स का ट्रीटमेंट के ऊपर आपको चेक करना है। तुम इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा हो, तुम उसको अक्रूवल बेसिस पे लेते जा रहा है अपना, वो मत कर, नहीं कर सकते हो तुम।
ऐसा बैंक्स में भी पढ़ते थे, याद है एनपीएस? जब बैंक्स में पढ़ते हो आप, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पढ़ोगे अपने अकाउंट्स क्लास में, स्टार्ट डूइंग इट. इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू डेट्स, आई विल वेट, प्लीज डू इट. श्योर, चेक कर लो. तो अगर आपको बोला जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को समराइज कैसे करोगे, पता है मैं बोलता हूं, इधर देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोग जो आज पूरे सीएमए की क्लास में बात की, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 वाला कर रहे थे या मल्टी स्टेट कर रहे थे? 1912 रजिस्ट्रार ऑर्डर करता है, पर करने वाला आदमी सीए होता है. और इसमें पता है छोटे छोटे इश्यूज आए थे. अगर मेरे को कोई बोले, एक तो आया था, इन लोग एक आदमी कितना शेयर होल्डिंग होल्ड कर सकता है, ये कैसे पता चलेगा? चेक करने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देख करके. फिर एक चीज पता चलता है, यहां लोन किसको दिया जा सकता है, ओनली टू मेंबर्स. अगर हम दूसरे को रजिस्टर्ड को देखेंगे तो प्रीवियस सैंक्शन पाएंगे, पर लोन लेने के समय हम दोनों को अलाउ कर दिए. फिर यहां पर हर साल रिजर्व में मिनिमम 25% भेजिए, गरीबी आपका केस है तो 10% चलेगा. ऐसे पढ़ना. डिविडेंड देने के पहले रिजर्व वाला ट्रांसफर्स हो जाना चाहिए. बोलो टफ लगा? टफ कब लगेगा? आप जब टेंशन में आके पैनिक करके पढ़ेंगे, जब मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तब आपका केस खराब होगा. एंड फिर देखो बाई लॉज. अच्छा, एक कॉमन डायलॉग, इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑथोराइज्ड, लोन अग्रीमेंट. आर यू गेटिंग दीज वर्ड्स? यस और नो? वापस देखो, कोई का अगर कोई मिस हो गया है लिखने के समय. और ये हाँ, एक अच्छा पॉइंट ये भी बहुत अच्छा था, इसमें पैसा कैसे कैसे आता है, शेयर कैपिटल का आ रहा है, सेल्स का आ रहा है, अगर कोई लोन मिल रहा है तो वो भी एक इनफ्लो आ रहा है. इनकम नहीं है लोन एक्चुअली, पर वो इनफ्लो ऑफ पैसा. मैच करो, आपके सारे आए हैं लोन अग्रीमेंट वर्ड, शेयर कैपिटल. तो देखिए, अब मैंने आपको ये करवा दिया. ये है आपके बुक में ओल्ड सिलेबस में, ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल पंचायत. नहीं है ना? हाँ, बैंक ऑडिट है. अच्छा, बैंक ऑडिट के बाद देखो एक बार, ओल्ड में नहीं था ये सब, चेक कर ले. है क्या सेल्फ गवर्नमेंट? हाँ है ना, है तो है. और ट्रस्ट भी है. ऑडिट ऑफ कहां पर है? 508 था ओल्ड सिलेबस में. लुक हियर बॉयज, ओल्ड सिलेबस में ये था 508 में. क्या नाम से था? ऑडिट ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज एंड पंचायत. ये है क्या? और यहां पर ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलकर. तो सेम है. एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, हम ओल्ड सिलेबस में रहे या न्यू में. तुम ओल्ड में है, ओल्ड में रहो. पढ़ाई सेम है, बुक चेंज हुआ है, और थोड़ा सा 10% सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है, कुछ माइनस हुआ है. एवरीथिंग इज सेम. कोई पैनिक मत फैलाने देना किसी को. तो ये ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें यहां पर हो रही थी. तो ये अगले दिन हम लोग करेंगे. वैसे ये कुछ है नहीं, सुन लो, एक लाइन का आंसर है. आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब पता है? अरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका पैसा कहां से आता है? बिना पढ़े बताओ. हम लोग से आता है. क्या लेता है तुम्हारा? किडनी? हाँ, अरे हम लोग से वो म्युनिसिपल टैक्स और कई टाइप के हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, फिर वो कोई बड़े बड़े बैनर और लगते हैं, वो सब का पैसा उठ जाता है. वाटर टैक्स है क्या? वाटर टैक्स. तो इस टाइप के टैक्सेस से उसका आता है. और उनके पास पैसा कहां से आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास? ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट्स आते हैं उनके पास इस टाइप के टैक्सेस से आते हैं. और कई बार कुछ बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते पाड़ा में, तो वहां से भी कुछ पैसे आ जाते हैं. तो ये वही चीज लिखा हुआ है. तो इधर आओ, ये हॉलीडे होमवर्क लिख लो प्लीज. आओ. या द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, ये है क्या तुम्हारे बुक्स में भी? ऑफ ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत आर एज बिलो. ये लाइन खोजो. कहां से? फर्स्ट लाइन ही है क्या ये? 508 में नीचे लास्ट पैराग्राफ में. हाँ देख लो भैया. और वही लोकल बॉडीज में भी यही है. पढ़ो. हाँ, हॉलीडे होमवर्क पढ़ो, अभी पढ़ो. लगेगा नहीं पढ़ाते तो भी यही लिखते. अच्छा, इनका ऑडिट क्यों दरकार है वो बता दो. इनका ऑडिट का दरकारी क्यों है? क्योंकि बहुत पब्लिक पैसा इन्वॉल्व होता है, और सभी जानते हैं यहां घूस फूस होता है बहुत. इसके ऊपर भी पैराग्राफ है सलोनी. ये सब पैराग्राफ्स भी हैं क्या? ये सब पैराग्राफ्स हैं? नहीं है ना? तो ठीक है, कोई जिनके नहीं है कोई टेंशन नहीं. वहां सुनो, वहां क्या ज्ञान दिया हुआ है कि जैसे विलेज में भी लोकल बॉडीज होते हैं, विलेज पंचायत, जिला परिषद. याद है क्लास 7-8 में फिजिक्स में था ये. आई हैव टॉट माय सन एंड आई हैव फॉरगॉटन आल्सो. आइए, ये मार्क कर लो, चेक कर लीजिए. ये लाइन जरूर लिख दो प्लीज. These organizations deal with public money, so audit is important.
ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट. वाई? कि कहीं ट्रांसपेरेंसी रहे सब कुछ, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है. पब्लिक मनी जब इन्वॉल्व होता है ना, ये लाइन लिख देना, बिकॉज लॉट ऑफ पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व. बहुत सारा पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है यहां पर. चेक कर लीजिए. पब्लिक मनी वाला लाइन लिख दो. ओल्ड सिलेबस में एक एक्स्ट्रा भी था, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट. होमवर्क में ले लेना, बहुत सिंपल है, चैरिटेबल ट्रस्ट का. वहां पे भी डोनेशन, ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर, ये सब. इनके ग्रांट्स पता है अलग अलग टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस ग्रांट्स, स्पेशल पर्पस ग्रांट्स. और पता है एक चीज, इनका हर साल एक बजट बनता है. वो बजट कहीं एक्सीड तो नहीं हो रहा खर्चा का. और इनके अकाउंट्स पता है म्युनिसिपल बॉडीज के कैश बेसिस पे रखे जाते हैं, क्रूअल बेसिस पे नहीं. ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कैश पे ही होता है वो. ओ पढ़ा है क्या? लिखेंगे अभी हम लोग, यहां आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, बट दीज आर गुड पॉइंट्स. इधर आओ, बाकी तो जनरल ज्ञान है. यहां लिखो, auditor must ensure that their accounts are kept as per cash basis. accrual basis नहीं होता है यहां पर. हाँ, और एक चीज यहां पता है, फंड डाइवर्जन कैसे हो सकता है, कोई बताओ? ये खर्चा हो गया, पैसा आया, वो खर्चा हो गया. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल. इनका समझ में आ रहा है? जो जो खर्चा हो रहा है उस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. यहां पर एक्सपेंडिचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. और क्योंकि यहां पब्लिक मनी बहुत इन्वॉल्व है, बजटरी प्रोसीड्यूर, इनका बजट कैसे फाइनलाइज होता है, बजटरी प्रोसीड्यूर इज एनालाइज्ड. ये लाइन जरूर लिखना शुरू में, पब्लिक पैसा इन्वॉल्व है ना. तो बेसिकली हमें देखना होगा इनकी लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे हर चीज का एक वो बना रहता है कि इतना ही ये खर्चा ये आदमी ऑथोराइज कर सकता है. जैसे होता है ना, इसके रुपया, ज्यादा रुपया का खर्चा क्योंकि एक आदमी के पॉकेट में तो नहीं जा रहा है. बजटरी प्रोसीड्यूर इज एनालाइज्ड. ये अच्छे अच्छे पॉइंट जो बुक में नहीं है वो मैं बता दे रहा हूं, ये अलग लैंग्वेज में होंगे. इनके मेन ग्रांट्स कहां से आते हैं? जनरल पर्पस ग्रांट्स, ओवरऑल, और एक स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स. और इनके इनफ्लो ऑफ इनकम कहां कहां से आ सकते हैं. और एक प्रॉपर्टी टैक्स, ये लोगों से सब क्या कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा. और खर्चा इनका कहां होता है, कोई बता सकता है? अरे वो डेंगू सीजन के समय वो सब छिड़काव करते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं पानी में, फिर बोलते हैं रात को लाइट वाइट जलवा रहे हैं, दीज आर व्हाट, रोड मेंटेन करवा रहे हैं. ये सब क्या है भाई? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सेफ्टी, ये सब इनके खर्चे के ग्राउंड्स है. वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर खर्चा जब करते हैं तो एक बेनिफिट भी आना चाहिए, इनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का पैसा है, तुम तो खर्चा बोल के कुछ भी दिखा दोगे. दैट कैन नॉट बी द केस. 1 more minute, the class will get. ओह बहुत टाइम लग गया, हटा दूं? सलोनी हो गया? पॉज कर लीजिएगा जो लोग घर से कर रहे हैं. एंड दीज आर सम जनरल ज्ञान. फुल पेज देखो. वेरी गुड. तुमको पैसा मिला है पर तुम यूटिलाइज किया क्या? ये बोर्ड देखो, पैसा कोई स्कीम्स के अंदर मिलता है, गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होते हैं. चेक द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स. पोटेंशियल फ्रॉड पता लगाओ, कहां कहां फ्रॉड होने के चांसेस हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस काम के लिए फंड मिला है उसी काम के लिए इनकर हुआ है ना, कौन सैंक्शन किया है सब टाइप के खर्चे को, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जब भी कोई खर्चा हो तो कोई
आउटकम भी आना चाहिए। हम बोलेंगे हम हाँ डेंगू का तो बहुत छिड़काव किए थे और पता चला और डेंगू केसेस बढ़ रहा है, पता चला पानी था। तो वी हैव टू सी दिस। तुमको यहाँ पे डेंगू केसेस लिख देना चाहिए, कोई आउटकम ही नहीं मिला। अब बोले ऐसा मच्छर लोग शैतान था, फालतू बात बोलने से तो होगा नहीं। तुमने कुछ किया ही नहीं, रोड का कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ, ऐसे बारिश हुआ रोड वापस गल गया, ये सब बोलने से नहीं चलेगा। तो दिस इज ऑडिट ऑफ दिस। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ट्रस्ट नहीं है, न्यू सिलेबस में ऑडिट ऑफ ट्रस्ट हटा दिया है, तो पुराने पेपर्स को देखकर मत पूछिएगा। ओल्ड सिलेबस वाले लोग होमवर्क लिख लो, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट सेम है क्या, अगले पेज में है क्या, है क्या कुछ ऐसा पीछे ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, उसमें भी बजट होता है, ट्रस्ट में भी, उसके भी इनकम आएंगे, रेंटल इनकम ट्रस्ट के, फालतू है। तो लिख लो एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, कॉमन डायलॉग। बैंक ऑडिट इज ड्यू, दैट आई विल डू इन द सेपरेट क्लास। सो फुल पेज एंड दिस कंप्लीट्स टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर एडजस्टिंग योर शेड्यूल। रात को एक बार 10:30 बजे कल के लिए कुछ देख लीजिएगा अगर मैं लूंगा तो। लिख लिया आप लोगों ने?